अमेरिकन हिस्ट्री में ब्लैक डालिया मर्डर मिस्ट्री सबसे इनफेमस केसेस में से एक है। FBI के पास सारे सबूत और सस्पेक्ट के नाम होते हुए भी क्यों ये पहेली आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाए। कातिल कौन था, ये आज 75 साल बाद भी एक राज बना है। एक लड़की की मौत की कहानी जिसे हर रोज न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर छापा गया 4 महीनों तक। इस केस में एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स और इसी कहानी पर कई मूवीज और टीवी शोज भी बनाई गई है। वो दिन था 15 जनवरी 1947 लॉस एंजलिस। सुबह 10 बजे के आसपास बेटी बर्सिंगर अपनी 3 साल की बच्ची को लेके नॉर्टन एवेन्यू से गुजरते समय देखा एक सफेद कलर की पुतला पड़ा है और वो पुतला बीच में से टूटा हुआ था। पास जाके उसने जो देखा उसकी तो रूह कांप गई। वो कोई पुतला नहीं, पीठ के बल लेटी हुई एक नेकेड डेड बॉडी, कमर से बीचों बीच काटा गया था। वो एक अजीब पोस्चर में थी, आँख खुली हुई, हाथ सिर के ऊपर और पैर सीधा फैला हुआ। उसके सर पे चोट के निशान। बॉडी की कुछ हिस्सों जैसे ब्रेस्ट और थाई की मांस काट लिया गया। उसके मुंह के कॉर्नर से कान तक चीर दिया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात, उस जगह पर खून की एक बूंद तक नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि बॉडी का सारा खून निकाल दिया गया है। उसके बाद अच्छे से क्लीन भी किया गया। उसे इस जगह पर फेंकने से पहले बेटी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिंगरप्रिंट्स की मदद से FBI ने उसकी आइडेंटिफिकेशन की। वो थी 22 साल की एलिजाबेथ शॉर्ट। 1943 में अंडर एज ड्रिंकिंग की वजह से वो एक बार अरेस्ट हो चुकी थी और इसीलिए उसका फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स पुलिस के पास था। उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ सर्कुलर जारी किया गया। हाइट 5 फीट 6 इंच, वेट 54 किलोज, ब्लैक हेयर, ग्रीन आईज और देखने में बेहद खूबसूरत। उसके बारे में कुछ और भी पता चला। एलिजाबेथ हॉलीवुड आई थी एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन हॉलीवुड में रोल मिलना इतना आसान नहीं था। छोटे मोटे रोल के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। अपना गुजारा करने के लिए उसने वेट्रेस का काम करना शुरू किया। उस समय ये काफी कॉमन था, जहां न्यूज़पेपर वालों मर्डर केसेस को एक नाम देते थे। इस केस का नाम दिया गया द ब्लैक डालिया। उसी समय एक मूवी रिलीज हुई थी द ब्लू डालिया। क्योंकि एलिजाबेथ ज्यादातर ब्लैक ड्रेस पहनती थी और उसके बाल एकदम डार्क ब्लैक, तो उसके केस को नाम दिया गया था द ब्लैक डालिया। ऑटोप्सी रिपोर्ट से एक दिल दहला देने वाली चीज सामने आई। ऑफिशियली उसकी मौत हुआ था बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से। उसके पैर, कलाइयों, गर्दन और दाहिने थाई पर निशान देख के पता चलता था कि उसे बांध के टॉर्चर किया गया था। इंटेस्टाइन निकाला गया, पेट से मिला था पूप, यानी उसे मारने से पहले जबरदस्ती वो खिलाया गया था। मोस्ट लाइकली उसकी रेप हुई थी, लेकिन कोई स्पर्म नहीं मिला। थाई पर एक गुलाब का टैटू था जिसे उखाड़ के उसके वेजाइना के अंदर डाल दिया गया। उसके मुंह के कॉर्नर से कान तक चीर दिया गया, जिसे ग्लासगो स्माइल कहा जाता है, और ये जब किया गया तब वो जिंदा थी। सर पे मारा गया था और रिपोर्ट के अनुसार उसके बॉडी पर जितने भी कट्स थे वो काफी क्लीन और एकदम परफेक्ट थे। देख के लगता था कि किसी प्रोफेशनल ने किया, कोई ऐसा इंसान जिसे सर्जरी करना आती है। बॉडी को 2 हिस्सों में काटा गया था। इस प्रोसीड्योर को मेडिकल टर्म में हेमिकॉर्पोरेक्टोमी कहा जाता है, जो एक सर्जिकल प्रोसीड्योर है जहां सेकेंड और थर्ड लुम्बर वर्टेब्रे के बीच से बॉडी को काटा जाता है ताकि बिना किसी बोन को काटे बॉडी का 2 हिस्सा किया जा सके। इस केस का हॉलीवुड के साथ कनेक्शन और ये सब डिटेल सामने आने के बाद एक ह्यूज स्टोरी बन गई। लॉस एंजलिस न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन बनी हुई थी। उसके बॉडी मिलने के 9 दिन बाद लॉस एंजलिस पुलिस के पास एक एनवेलप आया। उसमें था एलिजाबेथ के कुछ सामान, उसका ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, फोटो और एक एड्रेस बुक जिसके कुछ पेजेस मिसिंग थे। कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले किसी भी सामान से। गैसोलीन का यूज किया गया था फिंगरप्रिंट्स क्लीन करने के लिए। एनवेलप के ऊपर जो भी लिखा गया था वो बस पेपर कट्स थे, कोई हैंड रिटन नोट नहीं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे सस्पेक्ट का नाम सामने आया। 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। उसकी डायरी से 75 आदमी की कॉन्टैक्ट्स मिले थे। उन सबको मोस्टली यही कहना था कि वो एलिजाबेथ के साथ कभी मूवी या डिनर डेट पे गए थे। इससे आगे और कुछ नहीं। FBI ने 300 मेडिकल स्टूडेंट्स से भी पूछताछ की, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा था, जिसने भी ये मर्डर किया उसका सर्जिकल स्किल प्रोफेशनल लेवल का था, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। FBI को इस केस से रिलेटेड कुछ और अननोन लेटर्स मिले, जिसमें से एक पर फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद थे, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं थे, इसलिए कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। ये धीरे धीरे एक कोल्ड केस बन गया। सस्पेक्ट को थॉरोली एग्जामिन किया गया था। पहला सस्पेक्ट रॉबर्ट मैनले, एक सेल्समैन जो आर्मी म्यूजिशियन भी रह चुके थे। एलिजाबेथ के मर्डर के 1 महीने पहले ही दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ था। एक दिन रॉबर्ट ने एलिजाबेथ को
सैन डिएगो बस स्टैंड पर देख के लिफ्ट ऑफर की। रॉबर्ट के अनुसार एलिजाबेथ पहले तो राजी नहीं थी, लेकिन फिर मान गई। अगले 1 महीने तक रॉबर्ट के साथ वो डेट पे भी गई, जब तक रॉबर्ट सैन डिएगो में था। सैन डिएगो में जहाँ एलिजाबेथ रहती थी वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एलिजाबेथ ने एक रात रॉबर्ट के साथ पैसिफिक बीच होटल में भी रुकी थी। रॉबर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि दोनों के बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। अगले दिन रॉबर्ट के साथ वो लॉस एंजलिस चली आई। 9 जनवरी बिल्टमोर होटल में शाम की 6 बजे उसने एलिजाबेथ को वही छोड़ा था और वही आखिरी बार किसी ने एलिजाबेथ को जिंदा देखा। वो दिन था उसके बॉडी मिलने से 6 दिन पहले की बात। पुलिस ने जब रॉबर्ट से पूछताछ की तब उसने कहा कि वो इनोसेंट है और वो खुद 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए भी राजी हो गया था। दोनों ही बार वो पॉलीग्राफ पास हो गया, मतलब वो सच बोल रहा था। 7 साल बाद 1954 में रॉबर्ट को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। उस टाइम एक नया ड्रग आया था मार्केट में, सोडियम पेंटोथल, जिसे ट्रूथ ड्रग भी कहा जाता था। ये ड्रग लेने के बाद इंसान की झूठ बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये ड्रग दे के की गई पूछताछ में भी यही सामने आया कि रॉबर्ट इनोसेंट है। 9 जनवरी 1986 कैलिफोर्निया में एक एक्सीडेंट में रॉबर्ट की मौत हो जाती है। सस्पेक्ट नंबर 2, एलिजाबेथ के मर्डर के 50 साल बाद 1997 में लॉस एंजलिस टाइम्स न्यूज़पेपर ने रैल्फ एस्डेल की इंटरव्यू लिया था। एस्डेल वो आखिरी इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने एलिजाबेथ शॉर्ट मर्डर केस की जांच किया था। एस्डेल का कहना था उसे पता चल गया था कि कातिल कौन है। एस्डेल को कुछ टिप मिला था। एक आदमी को उस जमीन के आसपास देखा गया था जहां एलिजाबेथ की बॉडी मिली थी। एक ब्लैक कलर की सेडन कार उस शाम को आसपास घूम रही थी। एस्डेल को उसी डिस्क्रिप्शन का एक आदमी भी मिल गया था जिसने अपनी गाड़ी को उसी टाइम पेंट करवाया था, लेकिन एस्डेल के पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था तो उसने उस सस्पेक्ट को कॉन्फ्रंट नहीं कर पाया। 1997 की उस इंटरव्यू में उसने कहा था कि वही आदमी ब्लैक डालिया का किलर है। थर्ड सस्पेक्ट डॉक्टर जॉर्ज होडेल। इस केस पर जिन्होंने भी काम किया है उनका मानना था कि किसी न किसी पॉइंट पर उन्होंने रियल किलर से भी बात किया था। उनमें से डिटेक्टिव स्टीव होडेल को लगता था वो किलर को जानते हैं। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में 300 से भी ज्यादा मर्डर केस पे काम करने के बाद उन्होंने रिटायर किया। रिटायरमेंट के बाद स्टीव होडेल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जहां उन्होंने कहा कि जॉर्ज होडेल ही असली किलर था जो उनके पिता है। जॉर्ज होडेल लॉस एंजलिस के एक जाने माने डॉक्टर, एक वेनेरियल डिजीज क्लिनिक के इंचार्ज। होडेल के मौत के बाद उनका बेटा डिटेक्टिव स्टीव को एक लड़की की 2 फोटो मिला उनकी डैड जॉर्ज होडेल के एल्बम में। स्टीव का मानना था वो एलिजाबेथ की फोटो है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उनका मानना था कि एलिजाबेथ के साथ उनके डैड का रोमांटिक रिलेशनशिप था। उन दोनों को एक साथ काफी बार देखा गया था होटल्स में। जॉर्ज होडेल एक मेडिकल प्रोफेशनल, तो ह्यूमन बॉडी पर सर्जिकल प्रोसीड्यूर परफॉर्म करने के लिए वो ट्रेंड थे। स्टीव का मानना था उसके डैड ने एलिजाबेथ के मर्डर के 3 हफ्ते बाद जेन फ्रेंच के भी मर्डर किया था, जो लिपस्टिक मर्डर नाम से फेमस है। एलिजाबेथ की तरह ही फ्रेंच के सिर पे चोट के निशान थे और उसके बॉडी भी नेकेड मिली थी अर्ली मॉर्निंग एक खाली जमीन पर। उसके भी डार्क हेयर एलिजाबेथ की तरह। फ्रेंच के पेट पर लाल लिपस्टिक से लिखा था बीडी। बीडी पॉसिबली इनिशियल था ब्लैक डालिया। एलिजाबेथ की तरह ही फ्रेंच के मर्डर भी आज तक अनसॉल्व्ड है। स्टीव होडेल ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हायर किया था हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए और किलर ने पुलिस को जो लेटर भेजा था उनमें से एक हैंडराइटिंग जॉर्ज होडेल से मैच कर गई। इवन एक्सपर्ट का मानना है जेन फ्रेंच के बॉडी पर जो बीडी लिखा गया था वो भी जॉर्ज होडेल के हैंडराइटिंग से मैच करता है। 9 जनवरी एलिजाबेथ के बॉडी मिलने से 1 हफ्ते पहले जॉर्ज होडेल घर का रिनोवेशन के लिए 50 कंक्रीट के बोरी मंगाए थे। होडेल के बेटे डिटेक्टिव स्टीव का मानना है कि सिमिलर बोरी एलिजाबेथ के बॉडी के पास से मिली, जो शायद उसकी बॉडी को कैरी करने के लिए यूज किया गया था। और एक एविडेंस, जॉर्ज के पास एक ब्लैक सेडन कार था जिसका जिक्र एक विटनेस ने पहले ही किया था। स्टीव को रिसर्च के दौरान पता चला कैसे एलिजाबेथ की बॉडी और जॉर्ज होडेल की फ्रेंड आर्टिस्ट मैन रे की पेंटिंग के साथ सिमिलरिटी है। एलिजाबेथ की मुंह से कान तक की वो काट क्या आर्टिस्ट की पेंटिंग को अनुकरण करने के लिए किया गया था? जॉर्ज होडेल को भी आर्टिस्ट बनना था? क्या ब्लैक डालिया जॉर्ज होडेल की उसी बीमार सोच का नतीजा है? जॉर्ज की एक बेटी तमार होडेल को याद है कि उनके हाउस पार्टी में मन रे के साथ और भी मूवी स्टार
स्टार्स आए थे। तमार जब बच्ची थी तब मनरे की फोटो के लिए उसने नूड पोज किया था। 1949 में 11 साल की उम्र में तमार घर से भाग गई थी और पुलिस को कंप्लेन किया था कि उसके डैड उसे ओरल सेक्स सिखाना चाहते थे। जब वो सिर्फ 14 साल की थी तब उसके डैड जॉर्ज ने उसके साथ सेक्स किया और उनके दोस्तों को भी अपनी बेटी को सेक्स के लिए ऑफर किया था। जॉर्ज होडेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया गया जब फैमिली के बाकी मेंबर्स ने उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि तमार झूठ बोल रही है, शायद इसलिए क्योंकि जॉर्ज ही फैमिली का ओनली अर्निंग मेंबर था। साल 1950 में ब्लैक डालिया मर्डर के 3 साल बाद जॉर्ज फिलीपाइंस चला गया था या कहो भाग गया था। क्या ये भी कोई कोइंसिडेंट है कि 1967 में फिलीपाइंस की कैपिटल मैनिला में एक खाली जमीन पर एक लड़की की बॉडी मिली 2 टुकड़ों में, ठीक जैसे ब्लैक डालिया की मिली थी। स्टीव का कहना है उस समय जॉर्ज उस क्राइम सीन से सिर्फ हाफ माइल दूर रहता था। जॉर्ज होडेल ब्लैक डालिया केस में वन ऑफ द प्राइम सस्पेक्ट था और इसीलिए उसके घर पे FBI ने हिडन माइक फिट किया था। जो भी कन्वर्सेशन सामने आई थी वो सब मीनिंगलेस था, लेकिन एक बार जज को ऐसा कहते हुए सुनाई दिया, सपोजिंग आई डिड किल ब्लैक डालिया, दे कुडंट प्रूव इट नाउ, दे कांट टॉक टू माई सेक्रेटरी एनी मोर बिकॉज सी इज डेड। अगर मैंने ब्लैक डालिया को मारा भी है तो वो लोग अभी ये प्रूव नहीं कर पाएंगे, वो मेरी सेक्रेटरी से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी भी तो मौत हो चुकी है। डायरेक्टली उसने कभी मर्डर कॉन्फेस नहीं किया, लेकिन ये स्टेटमेंट से ऐसा लगा कि जॉर्ज ने ब्लैक डालिया को मारा था और पॉसिबली उसके सेक्रेटरी को भी। जॉर्ज होडेल थ्योरी सामने आने के बाद लॉस एंजलिस टाइम्स रिपोर्टर स्टीव लोपेज ने केस फाइल्स और जूरी डॉक्यूमेंट्स चेक किया तो पता चला जॉर्ज होडेल का नाम सस्पेक्ट लिस्ट में शुरू से था। स्टीव का मानना है करप्टेड पुलिस डिपार्टमेंट ने जॉर्ज का साथ दिया। जॉर्ज ने सिर्फ ब्लैक डालिया का मर्डर नहीं किया, वो शायद एक सीरियल किलर था। ब्लैक डालिया केस की मोस्ट ऑफ द फिजिकल एविडेंस खो गए या फिर गायब कर दिए गए। आज भी डाउट है कि क्या जॉर्ज की हैंडराइटिंग किलर से मैच हुई भी थी। क्या जॉर्ज के एल्बम की वो फोटो ब्लैक डालिया के ही थे। जॉर्ज होडेल फिलीपाइन से USA वापस आ गया था 1990 में। 99 में उनकी मौत हो गई। फोर्थ सस्पेक्ट 2017 में ब्रिटिश ऑथर इटवेल ने अनाउंस किया कि उन्होंने फाइनली इस केस को सुलझा दिया है। उनके मुताबिक रियल कल्प्रिट थे लेस्ली डिलॉन, जो पुलिस के प्राइमरी सस्पेक्ट लिस्ट में थे लेकिन बाद में हटा दिए गए। डिलॉन ने मार्क हैंसन, जो एक लोकल नाइट क्लब और मूवी थिएटर के ओनर थे, उनके कहने पे एलिजाबेथ को मारा था। एलिजाबेथ के सामान के साथ जो एड्रेस बुक पुलिस को भेजी गई थी, हैंसन ने वो एड्रेस बुक एलिजाबेथ को गिफ्ट किया था। एलिजाबेथ हैंसन के साथ कुछ रात गुजारी थी और हैंसन के साथ 8 जनवरी को भी उसके फोन पर बात हुई। हैंसन गिने चुने उन लोगों में से एक था जिनके साथ मौत के ठीक पहले एलिजाबेथ कांटेक्ट में रही। हैंसन को शायद एलिजाबेथ से प्यार हो गया था और उसके रिजेक्ट करने पर हैंसन ने डिलियन को कहा होगा उसको मार डालने के लिए। डिलियन पहले एक मॉर्टिशियन असिस्टेंट के तौर पे काम करता था, तो शायद वही से उसने डेड बॉडीज को हैंडल करने के तरीके भी सीखे थे। इटवेल को पुलिस रिपोर्ट से पता चला कि एलिजाबेथ की रोज टैटू उसकी वेजाइना के अंदर से मिली थी। ये बात डिलियन को पता था, लेकिन पुलिस ने पब्लिकली ये इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं की। फिर डिलियन को कैसे पता चला? डिलियन को कभी इस क्राइम के लिए चार्ज नहीं किया गया। इटवेल का मानना था कि हैंसन का पुलिस के साथ अच्छा कनेक्शन और उसने एक बड़ा रकम दिया था इस केस को रफा दफा करने के लिए। और एक एविडेंस था डिलियन के खिलाफ, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इटवेल को पता चला था एस्टर मोटेल के हेनरी हॉफमैन के पास से। एस्टर मोटेल साउदर्न कैलिफोर्निया के पास एक छोटा सा लॉज जहाँ सिर्फ 10 कमरा है। 15 जनवरी 1947 की सुबह एक कमरे की चारों तरफ खून था। दूसरे एक रूम से एक लड़की के कपड़े मिले जिस पर भी खून लगा था। हॉफमैन पुलिस को रिपोर्ट करने की जगह खुद ही साफ सफाई कर लिया था क्योंकि उसे पुलिस के मामले में नहीं पड़ना था। इटवेल को मानना था उसी मोटेल में एलिजाबेथ को मर्डर किया गया था। कुछ आई विटनेस का कहना था उन्होंने एलिजाबेथ की तरह दिखने वाली एक लड़की को उस मोटेल में देखा था मर्डर से पहले। इटवेल के थ्योरी को प्रूव नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो भी ओरिजिनली ब्लैक डालिया केस के साथ इन्वॉल्व थे उन सब की 2017 तक मौत हो चुकी थी, लेकिन इटवेल कॉन्फिडेंट है कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया। आज भी ये केस ओपन है। सालों पहले इस केस पर एक्टिवली काम किया गया था। ब्लैक डालिया द मोस्ट इनफेमस मर्डर आज भी अनसॉल्व्ड और मोस्ट लाइकली उसके किलर भी आज के डेट पे जिंदा नहीं होंगे। शायद सच्चाई सबके सामने है, लेकिन बस राइट इन्वेस्टिगेशन में वो सामने आने की इंतजार में है।